तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अगले 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि थोड़ा सा काम में थे। अभी हम अपने काम को कर चुके हैं, उसके बाद अब आज हम फिर पढ़ते हैं। आज हम अपनी वीडियो को रेगुलर रखेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले पढ़ चुके हैं अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, गजनी आक्रमण, उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापना कैसे हुआ, गुलाम वंश आगे कैसे बढ़ा, गुलाम वंश की संस्थापना किसने किया और क्या क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में किया। तो दोस्तों, उसके बाद आज हम पढ़ते हैं उसके बाद अगले शासक के बारे में, जिसका नाम है आराम शाह। ठीक, देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद बैठता है कौन, तो उसके बाद बैठता है आराम शाह। लेकिन यह 10 से 8 महीने के बीच में लगभग में बैठता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय गिर करके घोड़े से मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु कब होती है 1210 ईस्वी में। कहाँ होती है, तो ये होती है लाहौर में। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे। अब उसके बाद आज हम पढ़ते हैं उसके अगले बाद में आने वाले शासकों के बारे में। तो उसके बाद आने वाले में पहला शासक होगा आराम शाह। आराम शाह। ऐबक के बाद गद्दी पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन होगा, तो दूसरा शासक होगा आराम शाह। ठीक, दूसरा शासक कौन होगा, तो आराम शाह। हम पढ़ रहे हैं अभी गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश। अब देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापना किसने किया, तो ऐबक ने किया था। ऐबक किसका सेनापति था या गुलाम था, तो ऐबक किसका सेनापति था, तो गौरी का गुलाम था। ठीक, उसके बाद जब गौरी की मृत्यु होती है तो उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना करता है ऐबक। ऐबक किसका सेनापति था या गुलाम था, तो गौरी का गुलाम था ये। ठीक, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना किया। अब देखिए, अब हम जब आराम शाह के बारे में पढ़ते हैं तो आराम शाह 1210 ईस्वी में बैठता है गद्दी पर। कब बैठता है, 1210 ईस्वी। आराम शाह गद्दी पर कब बैठता है, तो 1210 ईस्वी से लेकर के 1211 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, लेकिन यह पूरी तरह से 1 साल कार्य नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें कुछ बाद में ही शासक बनता है। मतलब कि कहने का अर्थ होता है कि 12 महीने का साल होता है, उसके बावजूद तब तो आप 1 साल लीजिएगा। लेकिन यह 1210 ईस्वी में लगता है मुझे अप्रैल या मई में बैठता है शासक। तो उसी क्रम में यह 1211 तक था। इसके लिए आया 8 महीने का शासक था, 8 माह के लिए, 8 माह के लिए शासक था। ठीक, तो दूसरा शासक आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1211 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। इसकी हत्या कौन करता है, तो हत्या इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश, इसकी हत्या कौन करता है, इल्तुतमिश करता है। और हत्या के बाद यह खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश हत्या करता है किसका, आराम शाह के। आराम शाह के हत्या के बाद इल्तुतमिश खुद गद्दी पर बैठता है। तो इसके बावजूद तीसरा शासक कौन हुआ, तीसरा शासक हुआ इल्तुतमिश। तीसरा शासक कौन हुआ, इल्तुतमिश हुआ। ठीक, अब देखिए, जब इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, 1210 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में, 1211 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है और यह 12 से 36 ईस्वी तक के बीच रहता है तो अब तक हम लोगों ने 3 शासक पढ़ चुके हैं गुलाम वंश में। पहला ऐबक, जो 1224 में स्थापना करने के बावजूद 10 तक रहता है। उसके बाद आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में करके खुद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। उसके बाद यह 1236 ईस्वी तक शासन करता है। अब देखिए, लाहौर में अपनी राजधानी ऐबक ने बनाई थी और सैन्य राजधानी कहाँ बनी थी, तो दिल्ली में। तो यह अपनी राजधानी बदल देता है। पहला कार्य क्या करता है, राजधानी यह राजधानी क्या करता है, तो लाहौर से दिल्ली, यह अपनी राजधानी क्या करता है, तो लाहौर से दिल्ली करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गुलाम वंश में कौन से शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली कर दिया था,
तो इल्तुतमिश ने कर दिया था। पहला कार्य क्या करता है, तो अपनी राजधानी को दिल्ली कर देता है। अपनी राजधानी को कहाँ कर देता है, तो दिल्ली करता है। इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को। आप बता सकते हैं कि इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं। अब देखिए, गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक। ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसके थ्रू क्या हो गया, वह गुलाम था उस गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश ऐबक के दामाद भी था, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था, ठीक है। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। यह अपनी उपाधि लेता है, उपाधि। इल्तुतमिश उपाधि लेता है अपने आप को, जिसे कैसे ऐबक अपने आप को सिपह सलार के लिए, उसको ऐबक गौरी ने दिया था उसको सिपह सलार मलिक उपाधि। उसके बाद वह अपने आप को उपाधि लिया था लाल बख्श, पील बख्श, खारिम, कुरान खान और हातिम द्वितीय। तो उसी प्रकार इल्तुतमिश भी अपना उपाधि लेता है, जिसका नाम होता है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा का उपाधि लेता है। अमीर उल उमरा का उपाधि कौन लेता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या होता है, तो इल्म खां। पिता कौन होता है, इल्म खां। इल्तुतमिश का पिता कौन होता है, इल्म खां। उपाधि कौन होता है, अमीर उल उमरा का। इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। यह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आता है। यहाँ तक सही है आपको। अब देखिए, इल्तुतमिश को गौरी ने कहाँ खरीदा था, इल्तुतमिश को गौरी ने कहाँ खरीदा था, सॉरी, इल्तुतमिश को ऐबक ने कहाँ खरीदा था, तो ऐबक ने गुजरात अभियान में खरीदा था, गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। दौरान ऐबक ने खरीदा, ऐबक ने खरीदा। अब खरीदने के बावजूद यह गुलामों का गुलाम हो गया। तो गुजरात अभियान के दौरान ने ऐबक ने इसे खरीदा था इल्तुतमिश को, ठीक। अब देखिए, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। देखिए, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है 1211 ईस्वी में। उसके बाद यह 36 तक रहता है। अपनी राजधानी पहला कार्य करता है कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली करता है। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, ठीक। गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम इसे कहने से पहले ऐबक ने इसे कहाँ खरीदा था, गुजरात के अभियान के दौरान खरीदा था। इल्तुतमिश अपनी उपाधि लेता है अमीर उल उमरा के, उपाधि अमीर उल उमरा के। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इसके बाद इसने एकता प्रथा शुरू किया, एकता प्रथा। एकता प्रथा की शुरुआत, एकता प्रथा की शुरुआत कौन करता है, इल्तुतमिश। एकता प्रथा की शुरुआत कौन करता है, तो इल्तुतमिश करता है। यहां तक सही होगा आपको। इसके बाद यह तुर्क ए चालगान, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चालगानी 40 सरदारों का पद बनाता था। तुर्क ए चालगानी की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने। इसमें 40 सरदार होते हैं, तो जो मंत्री होते थे, माने पद 40 मंत्रियां होते थे, जिसको कहते थे तुर्क ए चालगानी। तुर्क ए चालगानी की सूरत इल्तुतमिश, लेकिन इसे बाद में जाकर के बलबन इसको खत्म कर देता है। तो तुर्क ए चालगानी की सूरत कौन करता है, तो इल्तुतमिश करता है। तुर्क ए चालगानी की सूरत इल्तुतमिश। न्याय का घंटा आगरा में, न्याय का घंटा आगरा में, आगरा में
न्याय का घंटा कहाँ लगाता था? आगरा में लगाता है। न्याय का घंटा आगरा में इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश के पिता का नाम इल्म खां। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ला दी। गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गौरी का गुलाम था, गौरी का गुलाम था एबक, एबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसे गुजरात अभियान के दौरान ही खरीदा था कौन? एबक ने। इसकी उपाधि थी अमीर उल उमरा। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। एकता प्रथा के शुरुआत इल्तुतमिश। तुर्क के चालगानी 40 सरदारों की एक पद होती थी जिसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश। न्याय के घंटा आगरा में सबसे पहले किसने लगाई थी? तो इल्तुतमिश लगाई थी। ठीक, तो मुझे उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यह अपने कार्यकाल में ऐसी निर्णय लेता है जिसके बावजूद आगे जाकर किसको महान शासक भी गुलाम वंश का गिना जाता है। इसके बावजूद इतिहास में इसकी घटनाओं की जानकारी के लिए एक पुस्तक लिखी गई। देखिए जो इल्तुतमिश था उसके दरबार में कुछ कवि रहते थे जिसमें एक बर्नी लेखक था। बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही लिखा। तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नी। तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्नी है। तारीख-ए-फिरोजशाही में लेखक कौन है? तो बर्नी। इस पुस्तक में इल्तुतमिश के बारे में ही इतिहास में जानकारी चलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इल्तुतमिश का इतिहास का जानकारी कहाँ से मिलता है? इल्तुतमिश की इतिहास की जानकारी कहाँ मिलती है? इतिहास की जानकारी मिलती है किस पुस्तक में मिलती है? इल्तुतमिश की इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? तो इल्तुतमिश के इतिहास की जानकारी मिलती है तारीख-ए-फिरोजशाही में। तारीख-ए-फिरोजशाही में मिलती है। इसका लेखक कौन है? तो बर्नी है। बर्नी लेखक कौन है? बर्नी। तारीख-ए-फिरोजशाही पुस्तक किसके बारे में जानकारी देता है? तो इल्तुतमिश के बारे में। तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो बर्नी है। देखिए जब गुलाम वंश में यह इल्तुतमिश दिल्ली का शासक नहीं था तो वह पहले कहाँ का शासक था? कहने का मतलब ये था कि जब इल्तुतमिश से पहले ऐबक था, आराम शाह था, उस समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? तो उस समय यह बदाऊं का शासक था। गुलाम वंश के शासक बनने से पहले बदाऊं का शासक था। कहाँ का शासक था? बदाऊं का शासक था। कहाँ का शासक था? बदाऊं का शासक था। गुलाम वंश के शासक बनने से पहले कहाँ का इल्तुतमिश शासक था? तो बदाऊं का शासक था। सही है आपको? आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए तराइन का हमने प्रथम युद्ध पढ़ा, द्वितीय युद्ध पढ़ा, लेकिन इसमें तराइन का तृतीय युद्ध पढ़ी है। तराइन का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में तराइन का कब युद्ध होता है? तो तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? तो तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। एक तरफ था इल्तुतमिश, एक तरफ था अल्दोज। इल्तुतमिश और अल्दोज के बीच। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो इल्तुतमिश और अल्दोज के बीच हुआ तीसरा युद्ध। यह कब हुआ? 1235 ईस्वी में। 1235 ईस्वी में। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। जीतता कौन है? इल्तुतमिश जीतता है। यह जीत के बाद वह खुशी से मुद्रा चलाता है। जीत की खुशी में वह दो मुद्रा चलाता है जिसका नाम है जीतल और टाका। जीतल और टांका। तो देखिए जीतल किसका था? मतलब जीतल किसका बनाता था? तो जीतल तांबा। जीतल किसका था? तांबा का। जीतल किसका बना होता था?
तांबा का। टांका चांदी का, टांका चांदी का। देखिए जीतल, जीतल में ता आ रहा है तो ता, तांबा। टांका चांदी, टांका चांदी, टांका चांदी, जीतल तांबा। जीतल किसका बना होता था? तांबा के। टांका चांदी के, जीतल तांबा का। टांकी चंदा का, टांका चांदी का, टांका चांदी का। ठीक, यह देवनागरी लिपि में इस पर लेख लिखता था। देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में शुरुआत किया था। जीतल जो था तांबा का था, टाका जो था चांदी का था। इसमें देवनागरी लिपि के शुरुआत। आज सिक्कों पर टकसाल, सिक्कों पर टकसाल का नाम, सिक्कों पर टकसाल का नाम। कहने का अर्थ कि सिक्कों पर टकसाल मतलब कि जो सिक्का था ना उस पर पीछे या आगे वहां पर लिखा रहता था कि यह सिक्का कहाँ से बना था, तो उसी को टकसाल कहते हैं। ठीक, तो जीतल तांबा का, टाका चांदी का, इसमें देवनागरी भाषा का प्रयोग किया गया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम यानी कहां पर बना था उसका नाम भी अंकित किया जाता था। अब इल्तुतमिश के समय में मंगोलों का आक्रमण होता है। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, आक्रमण कब होता है? तो ये होता है 1221 ईस्वी में। कब होता है? 1221 ईस्वी में। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण कब होता है? तो 1221 ईस्वी में होता है। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण कब होता है? तो 1221 ईस्वी के करीब में होता है। यह आक्रमण करने वाला कौन था? तो आक्रमण कर रहा था चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां, चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां। 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण करने वाला कौन था? चंगेज खां था। कौन था? चंगेज खां। यह चंगेज खां चंगेज खां जो ना था कहाँ का था? तो तिमुचीन का था। तिमुचीन वंश का था। किस वंश का था? तिमुचीन वंश का था। तब इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? तब 1221 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1221 ईस्वी में। वह करने वाला कौन था? तो चंगेज खां था। वह किस वंश का था? तिमुचीन वंश का था। किस वंश का था? तो तिमुचीन वंश का था। ठीक, किस वंश का था? तो तिमुचीन वंश का था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत ना होगी। आगे चलते हैं। ठीक, यहां तक में आपको कोई दिक्कत ना है? देखिए इल्तुतमिश के समय 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता, जो करने वाला चंगेज खां था। या किस वंश का था? तिमुचीन वंश का था। उसके बाद मकबरा शैली का जनक, मकबरा शैली का जनक, मकबरा शैली का जनक, मकबरा शैली का जनक किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश को मकबरा शैली के जनक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। देखिए सबसे पहले मकबरे की शुरुआत इसी ने किया था। ठीक है, भारत में मकबरे का शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अब भारत में सबसे पहला मकबरा इसी का था, इल्तुतमिश का था। भारत में सबसे पहला मकबरा कौन था? इल्तुतमिश का था। यह कहाँ पर था? तो दिल्ली में था। ठीक, तो भारत में मकबरे शैली का जनक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। मकबरे शैली में जब शुरुआत किया तो इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण किया। किस? सुल्तानगढ़ी का, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मकबरा की स्थापना किया। सुल्तानगढ़ी मकबरे का स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। सबसे पहले मकबरे का जनक इसी को कहते हैं। इसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण भी किया था। ठीक है, यहां पर इसके बावजूद अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा जो जोधपुर में, अतारकीन दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश द्वारा अतारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश द्वारा कहां पर? जोधपुर में। ठीक है,
तो जोधपुर में तारकिन का दरवाजा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। मकबरा शैली के जनक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के दरबार में एक कवि रहते थे, ठीक। एक तो हमने पढ़ लिया बरनी, जो बरनी इसका तारीख फिरोशाही लिखा था। तारीख फिरोशाही में क्या मिलता है? तो इल्तुतमिश के बारे में सारी हमें जानकारियाँ मिलती है। उसके बाद इसमें एक दरवाज मैंने कहने का अर्थ है कि कवि रहता था। इल्तुतमिश के कवि, दरबारी कवि, दरबारी कवि, दरबारी कवि कौन था इसमें? तो एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसने इसके बारे में भी कुछ लिखा। उसका नाम है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, उस सिराज, मिनहाज उज सिराज, मिनहाज उज सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक। इसकी एक पुस्तक थी, पुस्तक, ये तो दरबारी कवि हो गया। इसका एक पुस्तक भी था जिसमें बहुत चर्चे का विषय होता है, तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी, ठीक है। तबाकत ए नासरी। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक कौन थी? तबाकत ए नासरी थी। तबाकत ए नासरी। दोस्तों यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत ना होगी, ठीक। तो इल्तुतमिश को ही मकबरा शैली का जनक कहते हैं। सुल्तानगढ़ी में मकबरा की स्थापना इल्तुतमिश ने। अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने। दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज, दरबारी कवि किसका था? तो इल्तुतमिश के समय में था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तबाकत ए नासरी। तबाकत ए नासरी। अब देखिए इल्तुतमिश के मकबरा कहाँ पर है? इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में, इल्तुतमिश द्वारा ही, इल्तुतमिश द्वारा। यह भारत का पहला मकबरा है, भारत का पहला मकबरा। भारत का पहला मकबरा कौन है? तो इल्तुतमिश का मकबरा है, ठीक। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में, 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? 1236 ईस्वी में होती है, ठीक। अब कुतुब मीनार की जो शुरुआत ऐबक ने की थी उसको यह पूरा कराता है। कुतुब मीनार के, कुतुब मीनार को पूर्ण कराता है, पूर्ण कराता है, पूर्ण करता है। जो एक मंजिला से 4 मंजिला, 4 मंजिला, 4 मंजिला 225 फीट का ऊंचाई, 25 फीट, 225 फीट ऊंची, ठीक। कुतुब मीनार को पूर्ण करता है जिसमें 4 मंजिला कराता है और 225 फीट ऊंची कराता है। तो ये थी गुलाम वंश का इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी होगी? मुझे लगता है कि आपको अच्छी से समझ में आई होगी। देखिए अब से आपको हम रिवीजन करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि वह ऐबक का गुलाम था, ऐबक गौरी का गुलाम था। इस क्रम से वह तीसरा गुलाम था, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश के पिता का नाम था इल्म खां। इसको उपाधि थी, एक उपाधि थी अमीर उल उमरा के, ठीक। उपाधि क्या चीज थी? तो अमीर उल उमरा की। उसके बाद इसने क्या किया कि अपनी राजधानी लाहौर से हटा करके दिल्ली बना दी, लाहौर से हटा करके दिल्ली बना दी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ पर खरीदा था? तो ऐबक को इल्तुतमिश ने कहाँ पर खरीदा था? तो गुजरात अभियान के दौरान खरीदा, गुजरात अभियान के दौरान। एकता प्रथा के भारत में शुरुआत इल्तुतमिश। तुर्क ए चहलगानी जिसमें 40 सरदार थे, इसकी भी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। न्याय का जंजीर, न्याय का जंजीर आगरा में किसने लगाया? सबसे पहले हम बता रहे हैं, तो सबसे पहले किसने लगाए थे? तो सबसे पहले लगाए थे इल्तुतमिश ने ही। उसके बाद इसकी जानकारी आखिर कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक से। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक किसकी है? तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक बर्नी के हैं। किसकी बर्नी है? बर्नी के। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक किसकी है? बर्नी की है। इल्तुतमिश
जो इल्तुतमिश था दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का शासक था? तो बदाऊं का शासक था। कहाँ का शासक था? बदाऊं का शासक था। ठीक। उसके बाद इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध किया। कब किया? तराइन का तीसरा युद्ध कब किया? तो 1215 ईस्वी में किया। 1215 ईस्वी में किसके किसके बीच? तो अल्दोज और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और अल्दोज हार जाता है। हार और जीत के बाद, यानी कि जब जीत जाता है इल्तुतमिश तो उसमें फिर अपना सिक्का का प्रचलन करता है, जिसमें एक जीतल होता है और दूसरा टाका होता है। जीतल जो होता है तांबा का, जीतल तांबा, टाका चांदी, टाका चांदी। इसमें देवनागरी भाषा का प्रयोग किया। सिक्कों पर टकसाल यानी कि कहाँ पर बना है उसका भी नाम इसने शुरू किया। इसी के कालकाल में, मैंने कार्यकाल में 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? चंगेज खां। चंगेज खां किस वंश का था? तिमुचिन वंश का था। किस वंश का था? तिमुचिन वंश का था। मकबरा शैली के जनक इल्तुतमिश को कहते हैं। भारत में सबसे पहला मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। इसी ने बनवाया था, अपने आप खुद बनाया था अपना। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा। आतारकिन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश द्वारा। आतारकिन के दरवाजा जोधपुर में किसने बनाए थे? इल्तुतमिश ने बनाए थे। इसके एक दरबारी कवि होते थे, मिनहाज उस उल सिराज, मिनहास उस सिराज। इसके पुस्तक का नाम है तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी। इसके बाद इसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार को जब पूर्ण करवाया तो पहले वह एक मंजिल थी, लेकिन इसने 4 मंजिला कर दिया। इसकी लंबाई कर दिया 225 फीट, 225 फीट। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1200 कितने वर्ष में, कितने ईस्वी में? तो 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में। दोस्तों यह मेरी छोटी प्रयास है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। तो हम आपको आज तीसरा शासक पढ़ा दिए हैं, आपको अभी हम एक और शासक पढ़ाते हैं। इसके बाद हम कल इसको समाप्त कर देंगे। पूरा गुलाम वंश को हमारे 2 दिन में समाप्त कर देंगे, मतलब आज और एक कल और लेकर के। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गई होगी। ठीक, तो हम चलते हैं आगे, इसको हम मिटाते हैं। देखिए, जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो एक अयोग्य शासक आता है, जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम होता है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज का नंबर का शासक था 4 नंबर का, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज यह गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में, मृत्यु के बाद ही बैठता है। अब 1236 ईस्वी में इसको हटा भी दिया जाता है। 1236 कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए था। इसके पिता के नाम था इल्तुतमिश, पिता इल्तुतमिश। पिता कौन थे? इल्तुतमिश। माता शाह तुर्काइन, शाह तुर्काइन। शाह तुर्काइन, माता कौन थी? शाह तुर्काइन थी। ठीक, देखिए पिता का नाम इल्तुतमिश, माता कौन थी? शाह तुर्काइन, शाह तुर्काइन। इसको जो तुर्की के खलीफा थे ना, इसको अब अयोग कर दे, क्योंकि माँ उस समय में जो था ना, लेडीज के बहुत कम मतलब कि दिया कर। लेकिन आगे जाकर के यही अब बगदाद के खलीफा ही जाकर के आगे रजिया सुल्तान को, इसके बाद ही रजिया सुल्तान बैठती है, तो इसको मतलब अयोग घोषित कर करके इसको हटा देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज को अयोग शासक घोषित कर करके रुकनुद्दीन फिरोज को हटा देते हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज से क्वेश्चन यही बनता है आपको कि रुकनुद्दीन फिरोज के समय दिल्ली के सल्तनत के संरक्षिका कौन थी? तो संरक्षिका शाह तुर्काइन थी, जो कौन थी? तो इसकी माँ थी, रुकनुद्दीन फिरोज की माँ थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं 5वां शासक, जो कि भारत की पहली महिला शासिका भी कहलाती है। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। तो हम 5वां शासक पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। यह गद्दी पर 1236 ईस्वी में बैठेगी, 1236 ईस्वी, 1236 ले 1240 ईस्वी तक रहती है, 1240
1240 ईस्वी तक। कब तक रहती है? 1240 ईस्वी तक प्रथम भारतीय महिला शासक या प्रथम महिला मुस्लिम शासक या भारत की पहली महिला शासक, यही थी। यह भारत की पहली महिला शासक या भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठती है? 1236 में 1240 ईस्वी तक रहती है। अब आगे यह क्या होती है ना कि रजिया याकूत नामक व्यक्ति को अमीर आखुर नियुक्त करती है। याकूत को अमीर आखुर नियुक्त करती हैं। आखुर नियुक्त की याकूत को अमीर आखुर नियुक्त करती है। क्या करते हैं? नियुक्त की। ठीक ना। तो अमीर आखुर या घोड़े के अस्तबल रजिया सुल्तान ने किसको बनाई थी? तो याकूत को बनाई। इसके बाद रजिया ने शादी कर लेती है। शादी रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ होती है? तो रजिया सुल्तान की शादी होती है अल्तुनिया के साथ। कौन? अल्तुनिया के साथ। रजिया की शादी किसके साथ होती है? अल्तुनिया के साथ। रजिया के सुल्तान की शादी होती है अल्तुनिया के साथ। रजिया के शादी के बाद जब रजिया अपने घर वापस यानी कि आ रही थी, तब उसी बीच में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया पर हमला होता है, जिसमें रजिया मारी जाती है। डाकुओं द्वारा हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की क्या होती है? तो हत्या हो जाती है। रजिया सुल्तान कब हत्या होती है? तो कैथल के पास 1240 ईस्वी में हत्या होती है डाकुओं के द्वारा। तो दोस्तों ये थी रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बस इतना ही रजिया के बारे में क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे अधिक आपको नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक मेरी हर वीडियो हर बातें समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, हम अभी आपकी तरह ही बच्चे हैं। अभी हम आपको सिखाने की कोशिश नहीं, खुद सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे से अगर कुछ गलती होती होगी तो आप अपने जैसा ही समझ करके थोड़ा सा अपने मेरी गलतियों को इग्नोर करके आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। हम आपकी तरह से ही एक बच्चे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से बताएं और गलतियां ना करें हम। ठीक है। तो मेरी ये शुरुआत वीडियो है, मतलब शुरुआत से ही अपना पढ़ा रहे हैं आप सभी को। अगर मेरी कोई बोलने में कमी हो जाएगी या फिर मतलब समझाने में कोई सा दिक्कत होगा तो आप अपना ही भाई समझ करके आगे इग्नोर करते हुए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।